पढ़ाई करते वक्त स्टूडेंट बहुत सारे मसाइल से दो चार होते हैं, जैसा कि पढ़ने का दिल ना करना, सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करना, या फिर अगर पढ़ना शुरू कर दें तो ध्यान का भटक जाना, फोकस ना कर पाना और टॉपिक्स की समझ ना आना। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाते। आप जितने भी पढ़ाई से दूर भागते हो, लेकिन आपका दिल करता है कि आप अपने टीचर की नज़र में एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जाने जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप उन चंद मसाइल का शिकार हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इन मसाइल का शिकार नहीं होते, लेकिन वो परेशानी, बेचैनी, तनाव और दूसरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का सामना कर रहे होते हैं। इन मसाइल को देखते हुए हम आपके लिए मशहूर बुक से ऐसे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे जिनको अच्छे से समझने और उन पर अमल करने के बाद आप उन मसाइल से बच सकेंगे और ख़ुद को एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर मनवा सकेंगे, अभी चाहे आप कितने ही नालायक क्यों ना समझे जाते हों। इन मसाइल की हमने एक मुकम्मल लिस्ट तैयार की है और इस पर हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक मसले को आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और साथ उसका हल भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जिस मसले पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिफ़िकल्टी विद मेमोरी एंड रिटेंशन, यानी आपको चीज़ें याद ना हो पाना। कुछ बच्चों के साथ मसला ये होता है कि उनको चीज़ें या तो याद ही नहीं होती और अगर हो जाएं तो ज़्यादा देर तक जहन में नहीं रहती। तो इस वीडियो के अंदर हम मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग से कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक सीखेंगे जिनसे आप अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकेंगे। इस बुक के अंदर ऑथर ने चीज़ों को जहन में बिठाने के लिए कुछ अहम प्रिंसिपल दिए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो है एक्टिव रिट्रीवल। इस पॉइंट के अंदर ऑथर बताता है कि बजाय इसके कि आप उस बुक को जिसे आप याद करना चाहते हैं उसके मटेरियल को बजाय बार बार देखने के उसको एक दफ़ा याद करके अपनी मेमोरी से वापस लाने की कोशिश करें। इससे आप खुद को जांच सकेंगे कि मालूमात जो आप अपनी किताब से हासिल कर रहे हैं वो कितनी आपके ज़हन के अंदर रह गई है। मिसाल के तौर पर किताब को बंद करें और जो कुछ उस वक्त आपने पढ़ा हो उसको फ़ौरन से ज़हन में लाने की कोशिश करें। यह तरीका आपको अपने मटीरियल के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर करता है। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें। फ्लैश कार्ड की एक साइड पर आप सवाल लिखें और उसकी दूसरी तरफ उसका जवाब लिख दें। उन कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर याद करने के बाद आप एक प्ले कार्ड उठाएं और उस पर लिखे गए सवाल के जवाब को ज़हन में लाने की कोशिश करें। इस प्रैक्टिस से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि मालूमात कितनी हद तक आपके दिमाग में स्टोर हो गई है। एक्टिव रिट्रीवल बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए आपको बाकी टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है जिनके कम्बिनेशन से आपकी लर्निंग कैपेसिटी में इजाफा होगा। नंबर 2, इंटरलीव। इंटरलीव एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप पढ़ाई करते वक्त किसी खास टॉपिक को पढ़ने के बजाय उसके साथ कुछ दूसरे टॉपिक्स मिलाकर पढ़ते हैं। इस टेक्निक के पीछे आइडिया यही है कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ सकें। आपका एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना आपको एक्टिवली इंगेज रखेगा। इस तरह आप एक ही चैप्टर में मौजूद मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ अपना राब्ता बना सकेंगे। ये तरीका आपको मालूमात को ट्रांसफ़र करने और उसे ज़्यादा देर तक बरकरार रखने में आपकी मदद करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप रियाजी का पेपर तैयार कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज पर सारा ध्यान लगाने के बजाय मुख्तलिफ एक्सरसाइज की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल करें। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अगर उनको मैथ का चैप्टर तैयार करने के लिए दिया जाए जिसमें 4 एक्सरसाइज हों तो होता यह है कि स्टूडेंट्स अपना ज़्यादातर टाइम पहली एक्सरसाइज को हल करने और समझने में लगा देते हैं और कुछ देर बाद थकावट की वजह से पढ़ना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाकी 3 एक्सरसाइज रह जाती हैं। उनको ये जानने का मौका ही नहीं मिलता कि बाकी 3 एक्सरसाइज में किस तरह के सवाल मौजूद हैं और उनको हल कैसे करना है। लेकिन अब आप जरा इंटरलीव मेथड लगा कर देखें। आप उन 4 एक्सरसाइज में से चंद सवाल करना शुरू कर दें तो होगा ये कि आपने उस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट का आइडिया ले लिया है कि इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी और उसकी वजह से आप अपनी बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी रवायती तरीके से लगे रहते कि आप पहली एक्सरसाइज को जितनी देर कर नहीं लेते उतनी देर आपने आगे नहीं बढ़ना, तो उसे होना ये था कि जो आपने एक एक्सरसाइज भी तैयार की होगी वो इस बेचैनी की वजह से आपको भूल जाएगी कि अभी तो मेरी 3 एक्सरसाइज रहती हैं। और यकीनन आपके साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ होगा। तो बस फिर आपने इस मेथड को लाजमी इस्तेमाल करना है। नंबर 3, स्पेस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर आप मालूमात को थोड़े वक्त में रटा लगाने के बजाय उस सारी मालूमात को मुख्तलिफ स्टडी सेशन में तकसीम कर देते हैं। जब आप एक सेशन के अंदर एक मालूमात को याद करते हैं तो आपके दिमाग को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और ज़्यादा देर तक कायम रखने में मदद मिलती है। इससे वो इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में काफ़ी देर तक रह जाएगी। हम यहाँ पर वही मिसाल दोबारा लेते हैं कि अगर आपको 4 एक्सरसाइज करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिला हो तो फिर आप एक्सरसाइज को हफ्ते के दिनों पर तकसीम कर दें। इससे आप पुरसकून अंदाज से इन एक्सरसाइज को समझ पाएंगे और उन्हें याद भी कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप उन सारी एक्सरसाइज को
टेस्ट से एक रात पहले करते फिरें। इस तरीके से आपको याद तो कुछ नहीं होगा, उल्टा आप बेचैनी और तनाव का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उसको रट्टा लगाने के बजाय उसके छोटे छोटे स्टडी चंक्स बना लें और फिर उन्हें दिनों और हफ्तों पर तकसीम कर दें। कुछ देर पढ़ें और फिर आराम करें और इसको दोहराते रहें। इसमें जिस बात का ख्याल आपने रखना है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन को खाली टाइम पर आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक याद करने में ज्यादा वक्त लेते हैं और कुछ को थोड़ा वक्त दरकार होता है। नंबर 4, फीडबैक ड्रिवन मेटाकॉग्निशन। फीडबैक ड्रिवन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी एक इंसान के सोचने और समझने के अमल को पहचान सकते हैं। फीडबैक ड्रिवन मेटाकॉग्निशन हमें बेहतर अंदाज में बताता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इस मेथड से हम ऐसे तरीकों से बच सकते हैं जो हमारे लिए काम नहीं करते, यानी उनके जरिए हमें बेहतर नताइज नहीं मिल सकते। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी टेस्ट या इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद सोचने के लिए वक्त निकाल लें कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं। इसमें आप खुद से सवाल करें कि इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से याद रखने में मेरी किस चीज ने मदद की, या मेरे लिए फोकस करना किस चीज ने मुश्किल बना दिया। इस तरह अपने सीखने के अमल पर गौर करने से आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फीडबैक हासिल करने का एक और तरीका दूसरों से पूछना है। मिसाल के तौर पर आप अपने स्टडी के तरीकों और उनमें बेहतरी के बारे में राय हासिल करने के लिए अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। फीडबैक ड्रिवन मेटाकॉग्निशन स्टूडेंट्स के लिए एक अहम टेक्निक है, क्योंकि इसकी मदद से स्टूडेंट इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए क्या चीज बेहतर काम करती है और फिर वो अपने प्लान में उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये उनको उनकी गलतियों के मतलब आगाह करती है और उनको ठीक करने का मौका देती है। नंबर 5, कंक्रीट एग्जाम्पल्स। पढ़ते वक्त नई इन्फॉर्मेशन को समझें और फिर उस इन्फॉर्मेशन को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ दें। ये तरीका आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन को याद करने में मदद देगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसको हम चंद मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर आप किसी एनिमल की स्पीशी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ऐसी जगह देखने की कोशिश करें जहां वो पाई जा सकती हो, जैसा कि जंगल वगैरह। आप उस स्पीशी को जंगल में इमेजिन करें। इस तरीके के साथ आप उस जानवर का नाम किसी हकीकत पर मबनी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। अब जब भी आप उस स्पीशी के मतलब सोचेंगे या सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको वो स्पीशी फौरन याद आ जाएगी, क्योंकि आप उस स्पीशी को उसी जंगल में वैसी ही हालत में देखेंगे जैसा कि आपने उसे इमेजिन किया था। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। मान लो आपके स्कूल में आपका टीचर जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आसान बनाने के लिए वो स्कूल के लोकल बोर्ड इलेक्शन को मिसाल के तौर पर पेश कर सकता है। क्योंकि ये एक्टिविटी आपके स्कूल में होती है, इसलिए आप उससे फौरन रिलेट कर जाएंगे कि जमहूरियत असल में किस चीज का नाम है। इसी तरह अगर एक फिजिक्स का टीचर आपको ग्रेविटी के मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हो तो वो सेब के दरख्त से नीचे गिरने की मिसाल देकर आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा सकता है। इन सारी मिसालों से हमें ये बात पता चलती है कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं तो उसको फौरन किसी चीज के साथ जोड़ दें, अपने ज़हन में खाका बनाएं या फिर हकीकी दुनिया में किसी चीज के साथ उसको रिलेट कर दें। नंबर 6, डुअल कोडिंग। हम नॉलेज को ट्रांसफर करने या बरकरार रखने के लिए वर्बल और विजुअल इन्फॉर्मेशन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हम बोलने और देखने की मदद लेते हैं। दिमाग को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके मिल जाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त में वो चीज़ ज़्यादा देर तक स्टोर हो जाती है। चलें इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन आप किसी लिस्ट में मौजूद अल्फाज यानी वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हर एक लफ्ज़ को किसी पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दें और लिखने के साथ साथ आप हर एक लफ्ज़ को बोलते जाएं। इस तरह आपका लिखना विजुअल और आपका उन अल्फाज को बोलना वर्बल प्रैक्टिस है। ये टेक्निक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत देर तक याद रखने में मदद देगी। इसी तरह जब आप कोई नई ज़बान सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उस ज़बान के कुछ अल्फाज को देखते हैं, फिर उन अल्फाज को बोलने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसको किसी तस्वीर के साथ जोड़ देते हैं जो कि उस वर्ड को जाहिर करती हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप छोटी क्लासेस में अल्फाबेट को सीखने की कोशिश करते हैं, लाइक A फॉर एप्पल, B फॉर बैट एंड C फॉर कैट वगैरह। इस टेक्निक की दूसरी एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि अगर आप इंसानी हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप उसको यूं ही याद करते रहें, बेहतर यह है कि आप उस स्केलेटन का इमेज देखें, फिर हड्डियों को देखने के साथ साथ उनका नाम भी लें और इस अमल से आपको पूरा स्केलेटन फौरन याद हो जाएगा। ना सिर्फ स्केलेटन आपको याद हो जाएगा बल्कि आपकी उस स्केलेटन को याद करने की रफ्तार में भी इजाफा हो जाएगा। आप उसको बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। नंबर 7, इलेबोरेशन।
इलेबोरेशन याद करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इंफॉर्मेशन के अंदर खुद से अपनी समझ के लिहाज से मीनिंग्स एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं। इस तरीके में ज्यादातर कंपैरिजंस, एनालॉजीज और स्टोरी टेलिंग के जरिए समझा और याद किया जाता है। मान लें अगर आप साइंस की किताब में पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के मुतालिक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको पढ़ने से समझ ना आए और आप उसकी वजह से उसे अच्छी तरह से याद भी ना कर पाएं। लेकिन अब यहाँ पर एक एनालॉजी का इस्तेमाल करके देखें। पौधों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट को किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के साथ तशबीह दें। सूरज की रोशनी जिसका इस्तेमाल करके क्लोरोप्लास्ट खुराक तैयार करता है उसको फैक्ट्री का एनर्जी सोर्स मान लें। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उस फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल होगा और आखिर में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होंगे वो शुगर और ऑक्सीजन की शक्ल में होंगे। अब देखिए कितनी आसान एनालॉजी की मदद से आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करके फ़ौरन याद कर लिया। इसी तरह से रियाजी की क्लास में एक उस्ताद ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ा रहा है। सिर्फ हर एक शक्ल की खासियत को दर्ज करने के बजाय उस्ताद शक्लों का रोजमर्रा की चीजों से मुआवजा करके वजाहत का इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर को तस्वीर के फ्रेम से, एक रेक्टेंगल को दरवाजे से और ट्रायंगल को पिज्जा के टुकड़े से तशबीह दी जा सकती है। ये उन ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रिलेटेबल और यादगार बनाता है। नंबर 8, चंकिंग। क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखे हुए नंबर्स को गौर से देखा है? इन नंबर्स के दरमियान स्पेस मौजूद होती है और ये स्पेस उनके दरमियान इसलिए रखी जाती है ताकि आपको वो नंबर फौरन याद हो जाए। अगर वो सारे डिजिट इकट्ठे होते और इनके दरमियान कोई स्पेस ना होती तो क्या वो नंबर आपको याद हो पाता? चंकिंग इंफॉर्मेशन को याद करने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे उस इंफॉर्मेशन को याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप इस नंबर को ही देख लें, क्या ये आपके लिए याद करने में आसान है? नहीं ना। तो इसको कुछ इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। अब हर एक को अलग-अलग याद करने की कोशिश करें। अब अगर ये छोटे हिस्से आपको याद हो गए हैं तो सबको इकट्ठा कर दें और ये वही नंबर है जो आपको पहले याद नहीं हो रहा था, लेकिन आपने चंकिंग को इस्तेमाल करते हुए इसको याद कर लिया। अब इसी तरह से हम इस वर्ड को बोलने की कोशिश करते हैं। यकीनन मेरी तरह आप भी नहीं बोल पा रहे होंगे। चलें अब इसके ऊपर हम चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सारे हिस्सों को अलग-अलग पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो सबको एक ही बार में प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, तो ये एंटी डिस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म बनता है। अगर ये एग्जाम्पल आपके लिए मुश्किल है तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन के स्पेलिंग याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों के लिए तो ये भी बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर चंकिंग लगाकर इसको मजीद तोड़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि एग्जामी और नेशन को आप लहदा से याद करें और बाद में इसको एक साथ प्रोनाउंस और याद करने की कोशिश करें। चलें इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि डिसिप्लिन। इस लफ्ज़ के स्पेलिंग को याद करने के लिए हम इसको भी चंकिंग के जरिए 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, जैसा कि डिस, सिप, लाइन। इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें। अब उन स्पेलिंग को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने उन वर्ड्स के स्पेलिंग को याद करना है। वो आपने अपने एनालिसिस से देखना है कि वो किस तरीके से अगर आप उसको प्रोनाउंस करें तो वो आपको जल्दी और बेहतर याद हो सकता है। जी दोस्तों, तो आपको ये तरीके कैसे लगे जो कि हमने बुक मेक इट स्टिक से लिए हैं? आप इनका इस्तेमाल करके अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं और चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और इसका तहकीकी कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा ये कंटेंट आपके दोस्तों के साथ शेयर करने के काबिल है तो इसमें देर ना कीजिए, क्योंकि आपका फॉलो करना और उसको शेयर करना हमें मोटिवेशन देता है कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। So keep on supporting us. Thank you for watching Best Solution in a short time. मिलते हैं अगली वीडियो में। Goodbye.